नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सर्दियों के बढ़ने के साथ साथ जो बजट की गर्माहट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2025 के अंदर बजट आने वाला है। तो बजट को लेकर प्री बजट मीटिंग्स की जा रही हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो उसी प्रकार से एग्रीकल्चर बजट को लेकर भी हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टिसिपेंट्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के कुछ लोगों के साथ। और इस मीटिंग से क्या नतीजा निकला, उन लोगों ने क्या सुझाव दिए, क्योंकि यहाँ पर सुझाव लेने के लिए ही इनको बुलाया गया था। तो ये क्या रहा, इसके अंदर क्या आने वाले टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, तो आपने ये खबरें काफी जगह पर पढ़ी भी होंगी। तो आज हम उसी प्रकार से द हिंदू का एक आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके अंदर जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सुझाव दिए गए हैं और उन सुझावों के ऊपर कितना और किस हद तक इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल इसके अंदर 19 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, या ये कह सकते हो कि 19 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जो संबंध रखने वाले लोग हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पंकज चौधरी जी भी, और इसी के साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स थे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग, वो उसमें मौजूद थे। और इसमें सबसे पहले यहां पर अजयवीर जाखर जो कि चेयरपर्सन है भारत कृषक समाज के, उन्होंने प्रपोज किया कि एक यूनिफॉर्म टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर होना चाहिए पूरी कंट्री में, मतलब सभी स्टेट के अंदर। आपको पता है वैसे तो एग्रीकल्चर जो है वो आपका स्टेट का पार्ट है, लेकिन यहां पर जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको लेकर इन्होंने सजेशन दिया है कि पूरी एग्रीकल्चर मार्केट जो यहां पर हर स्टेट में है उनके अंदर एक ही टैक्स स्लैब होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग जीएसटी के अंदर देखते हैं, जीएसटी आप लोगों को पता होगा कि पूरे कंट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाने वाला एक सिंगल टैक्स होता है। उसी प्रकार से यहां पर एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर भी इनके द्वारा डिमांड किया गया है कि एक सिंगल टैक्स जो है वो प्रपोज होना चाहिए, अलग अलग टैक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने प्रपोज किया कि यहां पर स्टेट को, जो आपके अलग अलग स्टेट्स हैं उनको यहां पर आपका कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन देना चाहिए, ताकि मार्केट फीस और मार्केट चार्जेस को रिड्यूस किया जा सके, स्पेसिफिकली फॉर द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। आपको पता होगा हर स्टेट अपने अपने स्टेट के अंदर एक अलग अलग मार्केट फीस जो है या चार्जेस जो है वो डिमांड करता है, तो उन चार्जेस को यहां पर आपका रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए भी इन्होंने डिमांड किया है कि जो स्टेट्स को जो है यहां पर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगला इन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई 1000 करोड़ रुपए हमें हर साल अगले 8 साल तक एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। किसके लिए? ताकि हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। इन्होंने प्रपोज किया है कि चिकपी पल्सेस के अंदर, इसके साथ में सोयाबीन खरीफ में और मस्टर्ड यहां पर रबी के अंदर ऑयलसीड क्रॉप को प्रपोज करने के लिए या फिर इनको डाइवर्सिफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए हर साल अगले 7 से 8 साल तक के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि दिए जाने चाहिए, ताकि किसान जो हैं वो इसके अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आ सकें। क्योंकि देखो स्टेट्स को जब पैसा मिलेगा और यही पैसा जब किसान तक पहुंचेगा और वो उनको एमएसपी की फॉर्म में या फिर उनको जो है इंप्लीमेंट्स के लिए या फिर उनके अकाउंट में डायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से उनको जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, तो किसान जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। और आज जो हम लोग राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर उलझ चुके हैं उससे बाहर निकलने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर सजेशन जो है वो धर्मेंद्र मलिक जी के द्वारा दिया गया, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है किसके लिए? भारतीय किसान यूनियन के। और ये एक अपॉलिटिकल यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि देखो सबसे पहले तो जीएसटी को इन्होंने रिमूव करने की बात की है। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल जीएसटी फ्री है, लेकिन किसान जितनी भी इनपुट परचेज करता है, चाहे वो फर्टिलाइजर परचेज करता है, सीड परचेज करता है, पेस्टिसाइड परचेज करता है या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट परचेज करता है, कोई भी अगर चीज वो आपका खेत में डालने के लिए परचेज अगर करेगा तो उसको जीएसटी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर देना पड़ता है। तो यहां पर जीएसटी को रिमूव करने की बात की है इनके द्वारा। दूसरा इन्होंने जो है एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हां हम कोशिश करेंगे कि भाई जो इक्विपमेंट या इनपुट खासकर हमारा सीड जो है इनको हम लोग जीएसटी में से बाहर निकालें या जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक इस सजेशन के ऊपर फोकस किया गया है। बाकी इन्होंने 15 पॉइंट के ऊपर सजेशन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया था। इनमें से एक आपका है
कि एमएसपी, पहली बात है कि अभी जो आपका एमएसपी दिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, वो आपको पता होगा A2 प्लस FL मेथड पर दिया जाता है। A2 प्लस FL का मतलब होता है कि भाई देखो इनपुट कॉस्ट प्लस में आपका जो फैमिली लेबर है वो उसमें इंक्लूड की जाएगी। लेकिन उसके बाद आपका C2 मेथड क्या होता है? C2 मेथड आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, उनके द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था। और इसमें यहां पर A2 प्लस FL प्लस में आपका जो लैंड का रेंट, और यहां अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लोन लिया जाता है किसान के द्वारा, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मर के द्वारा पे किया जाता है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और उस कॉस्ट के ऊपर एमएसपी जो है किसान को मिलना चाहिए। दूसरा यहां पर है कि प्रोहिबिटिंग द एग्रीकल्चर इंपोर्ट बिलो द एमएसपी प्राइसेस। अब देखो मान के चलिए अगर एमएसपी हमारा लागू कर दिया जाता है, उसके बाद जो इंपोर्ट होता है अगर उसको लेस देन एमएसपी प्राइस पर इंपोर्ट किया जाता है वो प्रोडक्ट, तो उस केस में अगेन आपके किसानों के सामने समस्या आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इंपोर्ट लेस प्राइस पर हो रहा है तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो किसानों को वही उतनी आमदनी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट भी आपका एमएसपी से बिलो प्राइस पर नहीं होना चाहिए। पीएम किसान फाइनेंशियल जो आपका यहां पर आपको पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है, उसको 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसी के साथ में आपका जो इंटरेस्ट रेट है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जो लोन लिया जाता है वो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज किया जाना चाहिए। और प्लस में इन्होंने रिकमेंड किया है या फिर डिमांड किया है कि भाई जो एमएसपी है वो फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, हनी और आपकी जो बाकी अदर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी मिलना चाहिए, ताकि यहां पर जो आप एक चीज और यहां पर इन्होंने आपका मेंशन किया है कि एमएसपी सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। इसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट है और आपके जो रिस्क यहां पर इंक्लूड होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज देखिए एक किसान के लिए यहां पर इन्होंने डिमांड जो की है वो काफी हद तक सही भी है, लेकिन कुछ हद तक हम इन चीजों को शायद प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि काफी चीजों के अंदर काफी प्रॉब्लम भी आएगी, एक काफी बड़ा अमाउंट भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हाँ, इनमें से काफी चीजें हैं जो जिनको हम लोग डिमांड कर सकते हैं या जिन मांगों को मांगना जा सकता है। तो यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले टाइम में आपका इन सजेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद में तीसरा सजेशन यहां पर है बद्री नारायण जी चौधरी के द्वारा, जो कि यहां पर प्रेसिडेंट है भारतीय किसान संघ के। इन्होंने देखो बाकी तो डिमांड सेम की है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना जो है आपकी, उसके अंदर आपका अमाउंट को इंक्रीज किया जाए, 6,000 से ज्यादा किया जाए, जीएसटी को रिड्यूस करना चाहिए। इसके साथ में नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिशनर जो है उनको डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, यह भी इन्होंने डिमांड की है। ताकि देखो नेचुरल फार्मिंग आप लोगों को पता है कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी एक ऐसी खेती हो रही है जिसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब अप्लाई किया जाता है, जिसका इंपैक्ट ऑल ओवर एनवायरमेंट के ऊपर तो है ही है। आपका बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पोल्यूट हो रहे हैं, वाटर पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, सॉइल पोल्यूट हो रही है। तो यहां पर अगर नेचुरल फार्मिंग को गवर्नमेंट चाहती है कि भाई प्रमोशन मिले, फार्मर इसको अडॉप्ट करें, तो अब आपको पता है कि नेचुरल फार्मिंग जब किसान अडॉप्ट करता है तो इनिशियल कुछ दिनों के अंदर किसान की आमदनी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो यहां पर यही चीज डिमांड की गई है कि भाई कैसे नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाकर और आपके फार्मर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी तरफ, और जैसे ही 3-4 साल में वापस आपका जो प्रोडक्शन उस लिमिट पर पहुंच जाएगा, उस इंसेंटिव को आपका डिक्रीज किया जा सकता है। लेकिन इनका मुझे एक सजेशन बहुत अच्छा लगा, और ये सजेशन क्या है कि भाई आईसीआर शुड नॉट रिलाई ऑन द एग्रीमेंट विद फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसर्च। मतलब आईसीआर क्या है कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर रिसर्च के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है, या दूसरे देशों की वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है कि हमारे देश में हम रिसर्च करें तो हमें पैसा आप लोग प्रोवाइड करवाओ। तो हमारे देश की ही सरकारों को इन रिसर्च के लिए, ताकि आईसीआर या आईसीआर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्रीकल्चर में रिसर्च कर रही हैं, वो उन पैसे को यूटिलाइज करके रिसर्च कर सकें, रिसर्च कंडक्ट करेंगे तभी तो आने वाले टाइम में नई इंप्लीमेंटेशन हो सकेंगी, नई चीजों को डेवलप कर सकेंगे। तो अगर साइंटिस्टों को पैसा मिलेगा ही नहीं तो भाई कैसे आपका रिसर्च होगी, कैसे आपका जो है डेवलपमेंट हो पाएगा, कैसे आउटरीच हो पाएगा उनका। तो यही डिमांड इन्होंने की है। तो इस डिमांड का मैं बिल्कुल यहां पर फेवर करता हूं, और मैंने लास्ट भी बजट के अंदर मेंशन किया था कि भाई बजट तो लगातार एग्रीकल्चर रिसर्च का डिक्रीज होता जा रहा है, तो कैसे यहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है और मुझे अच्छी भी लगी।
नेक्स्ट इन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए बजट मिलना चाहिए, और ग्रामीण जो हाट है मार्केट, आपको पता है ग्रामीण लेवल की, ये मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगता है कि यहां पर एक तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इन्होंने पैसा मांगा, दूसरा ग्रामीण हाट को डेवलप करना चाहिए, और तीसरा यहां पर अगर हम बात करें तो आपका एडिक्वेट बजट जो है कृषि विज्ञान केंद्रों को भी मिलना चाहिए ताकि वो वहां पर लोकल लेवल पर सीड प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में किसानों को आपका इनपुट सप्लाई जो है, अच्छा ये भी बहुत जरूरी बात है कि इन ऑर्गेनाइजेशन ने सभी ने ये डिमांड की है कि भाई जो इनपुट सप्लाई है वो आपकी क्वालिटेटिव होनी चाहिए। इन सभी का एक आपका यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे फोकस ये भी लगा कि जो आपका किसान है कई बार उसके पास सीड की क्वालिटी बड़ी खराब होकर पहुंच जाती है, या टाइम पर सीड अप्लाई नहीं हो पाता, या फिर डीएपी, जैसे इस पर आपका डीएपी के जो है जितनी डिमांड थी उतनी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, किसान लगे पड़े लाइनों में, अभी भी बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर यहां पर ये जो इनपुट की प्रॉब्लम है अगर किसान को लगातार आती है, इनपुट क्वालिटी अगर उसको बढ़िया नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस ही बात है किसान जो है वो हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहेगा, या फिर उसके लिए आने वाले टाइम में समस्याएं आ जाएंगी, वो किस प्रकार से प्रोडक्शन करेगा, तो देश की फूड सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने डिमांड की है तो इनपुट क्वालिटीज बहुत इंश्योर की जाए, दूसरा जो आपकी इनपुट है उनकी टाइमली सप्लाई होनी चाहिए, वो सीड की हो, फर्टिलाइजर की हो, डी या फिर आपका किसी भी प्रकार की और इनपुट कॉस्ट की बात करें तो वो टाइमली सप्लाई होनी चाहिए, वो भी इन्होंने डिमांड की है। और प्लस में केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी इंक्रीज करने के लिए इन्होंने जो है सजेशन दिया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें जो आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो स्मॉल फार्मर जो हैं उनके लिए इन्होंने डिमांड किया है कि भाई जीरो प्रीमियम उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो 500-700 रुपए में या 1000 रुपए में 2000 रुपए में एक बीमा भी नहीं करवा पाते हैं। तो यहां पर आपका सजेशन दिया गया है कि लार्ज फार्मर को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको आपका जीरो प्रीमियम पे क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि अगर क्रॉप उनकी फेल हो जाती है तो उस केस में यहां पर उनको जो है इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये चीज इनके द्वारा डिमांड की गई है। प्लस में जो यहां पर एग्री बिजनेस कमेटी जो कि यहां पर है प्रोग्रेस हार्मोनी डेवलपमेंट चैम्बर है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का, उसके चेयरपर्सन है आरजी अग्रवाल साहब, इन्होंने रिकमेंड किया है स्पेसिफिकली कि जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 18 से 5% होना चाहिए। और दूसरी रिकमेंड इनकी थी कि भाई जो पेस्टिसाइड मार्केट के अंदर लो क्वालिटी का आता है वो भी आपका बंद होना चाहिए। यहां पर इनपुट कॉस्ट की क्वालिटी को लेकर आरजी अग्रवाल साहब के द्वारा भी बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न जताया गया है। तो अब देखते हैं कि ये सारे सजेशन थे और इन सजेशन पर कितना अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो पाता है, इस बजट में नया क्या आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन काफी अच्छे सजेशन यहां पर दिए गए हैं। और लास्ट में जो आईसीआर रिसर्च और खास केवीके को लेकर, या फिर अगर हम बात करें तो जो रिसर्च को लेकर और क्वालिटी और यहां पर जो आपके इनपुट्स को लेकर सजेशन जो दिए गए हैं उनको मैं काफी हद तक सराहनीय कदम मानता हूं कि इन लोगों ने इतने अच्छे सजेशन दिए हैं। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जरूर करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि क्या नया मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा और इस बजट में और क्या हो सकता था, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट और अच्छे एक आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत।